नमस्कार, सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में एग्ज़ाम कोच की। अभी पिछली कक्षा में कुछ तकनीकी कमी के कारण हमको क्लास छोड़नी पड़ी थी। अभी उतनी जानकारी हमको नहीं है। तो यहाँ प्रसंग विशेषण का चल रहा था और विशेषण के प्रकार पे बात हो रही थी। फिर वही शुरू करते हैं, विशेषण के प्रकार। तो सबसे पहला तो यही प्रश्न आता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या कभी आता है इसमें से कौन विशेषण का प्रकार नहीं है। तो विशेषण के प्रकार चार होते हैं, जिसमें पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक। वाचक माने बताने वाला विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। और जब सर्वनाम विशेषण का काम करने लगता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ था संकेत, संकेत वाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं और इनके भी अपने उपभेद होते हैं। अब एक चीज को ध्यान में रखिएगा, इस गुणवाचक विशेषण में हम अपने विशेषणों की अच्छाई, बुराई, रूप, रंग, गंध, आकार, प्रकार, स्पर्श आदि का उल्लेख करते हैं। संख्या में अपने विशेषणों की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या निश्चित भी हो सकती है और संख्या अनिश्चित भी हो सकती है। परिमाण माने मात्रा होती है, यानी नाप तौल की चीज़ें होती हैं। अपने विशेषणों के माप का बोध कराते हैं, उनकी तौल का बोध कराते हैं। और जब कोई सर्वनाम विशेषण का काम करने लगे उस स्थान पर यह शब्द आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब इन सब की एक एक करके व्याख्या आपके सामने कर रहे हैं, इस तरीके से तक परीक्षा में बड़ी आसानी से आप समझ सकें। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। कुछ अपना कलम कागज लेकर के बैठा करें ताकि इसकी परिभाषा जिस तरीके से एग्जाम में आती है या जैसी आपको याद होनी चाहिए, जैसा पता होना चाहिए, वो बोल दी जाती है। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? वे विशेषण जो अपने विशेषणों के रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्थिति, गंध, स्पर्श आदि को बताएं। आदि को बताएं। आप ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या अनंत है। समस्त विशेषणों में किस विशेषण की संख्या बहुत ज्यादा है? अनंत है, अपरिमित है। अतः इसको एक जगह हम आपको लिख भी देते हैं कि इन विशेषणों
की संख्या अनंत है, यानी जो किसी में ना जाए वो इसमें आ जाता है। इन विशेषणों की संख्या अनंत है, ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। इन चार विशेषणों में से केवल गुणवाचक एक ऐसा विशेषण है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, संख्या अनंत है। जैसे उदाहरण के लिए इसके कुछ उदाहरण आपको देते हैं। चाहे वो पूरा वाक्य बना के पूछ दिया जाए और चाहे केवल शब्द पूछ दिया जाए। जैसे आएगा, मोटी पुस्तक, अच्छा आदमी, ताजी रोटी, गरम पानी, सुगंधित पुष्प, चौकोर मकान, गोल घड़ी, ऊंची इमारत, मधुर गीत, सुंदर, महिला, छोटा बच्चा, मेहनती व्यक्ति, यानी अनंत संख्या है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब इसमें आप देख लीजिएगा कि ये पुस्तक की विशेषता वो मोटी है, आदि विशेषता वो अच्छा है, रोटी ताजी है, पानी गर्म है, पुष्प सुगंधित हैं, मकान चौकोर है, घड़ी गोल है, इमारत ऊंची है, गीत मधुर है, महिला सुंदर है, बच्चा छोटा है और व्यक्ति किस प्रकार का है, मेहनती है। अब ऐसे सेंटेंस भी बना के पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा, रोहन सुगंधित पुष्प लाया। रोहन सुगंधित पुष्प लाया। नेहा ताजा पानी पीती है। ताजा पानी पीती है। रेखा का अच्छा घर है। रोहन की पुस्तक मोटी है। बाद में लिख दिया गया, इसकी कोई वो नहीं है, मोटी है। तो ऐसे वाक्य बना के भी पूछ सकते हैं। ये ऊपर समझाने के लिए लिखा कि इस तरीके के, यानी किसी की अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई,
गुण, अवगुण, स्पर्श, गंध, सुगंध आदि का उल्लेख करने वाले जो शब्द हैं वो इस कोट में, इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण परिभाषा क्या होगी? अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। अब यहां देखिएगा, संख्यावाची विशेषण के दो उपभेद होते हैं। इन दोनों उपभेदों का जिक्र यहां किया गया है। एक होता है निश्चित संख्यावाची, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची, इसके दो उपभेद होते हैं। इन दोनों भेदों के बारे में हम आपको बताते हैं। निश्चित संख्यावाची यानी जो अपने विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध कराएं। आप अपने समझ से, अपने मन से इस बात को समझ लीजिएगा, इनमें वो चीजें आएंगी जिन्हें गिना जाता है, यानी गिनने योग्य। किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा? जिन्हें गिना जा सकता है, जो वस्तुएं गिनने के योग्य होती हैं। जैसे आपने लिखा 4 आदमी, 5 गांव, 8 गाय, 4 रुपए। यानी उन चीजों को इसमें लाया जाएगा जिनको गिना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, निश्चित संख्या के अंतर्गत भी एनसीईआरटी में बताया गया, इसमें भी कई उपभेद माने गए हैं। एक इसका होता है क्रमवाचक। ये अभी एक पेपर हुआ था वीडियो का, उसमें आया था इस प्रकार के क्रम। क्रमवाचक में क्या आता है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्रम। यहाँ पर क्रम लिखे 4, 5, 8, 4, ये क्रम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 आदमी, 2 गांव, 3 पुस्तकें, 10 रुपए। इस तरीके से क्या होगा, इसमें क्रम, क्रम वाली संख्याएं हो जाती हैं। फिर होता है आवृत्ति। आवृत्तियों का इसमें बोध होता है। आवृत्ति कैसी होगी? दुगुना, तिगुना, चौगुना। दुगुना, तिगुना,
और चौगुना। आवृत्ति के बाद होता है समूह या समुदाय, समूह या समुदाय। इसमें आता है दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ध्यान रखिएगा, आवृत्ति में दुगुना, तिगुना, चौगुना और समूह या समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस प्रकार के शब्द आते हैं। एक और इसमें होता है जिसे बीप्सावाची कहते हैं। बीप्सा, क्या बीप्सा होता है ध्यान रखिएगा, इसको विशेष तरीके देखिएगा। यहाँ पर संख्या निश्चित होते हुए भी अनिश्चित होगी। बीप्सा अनंत का बोध कराती है। संख्या तो निश्चित होगी, इसके बावजूद भी अनिश्चय का बोध होगा। इसका एक उदाहरण देखिएगा, अगर लिखा हो लखनऊ से प्रति 3 घंटे पर दिल्ली को ट्रेन जाती है, यानी लखनऊ से प्रति 3 घंटे पर दिल्ली को ट्रेन जाती है। यहाँ 3 घंटा तो फिक्स है, लेकिन कब तक जाती है ये निश्चित नहीं है। तो क्या बताया, जिसमें संख्या निश्चित होते हुए भी अनिश्चित हो जाए, इसमें प्रति शब्द का प्रयोग जरूर होता है। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे कहा गया प्रत्येक बच्चे को 5 रुपए दो, प्रत्येक बच्चे को 5 रुपए दो। अब 5 रुपया तो फिक्स है, निश्चित है, लेकिन कितने बच्चों को देना है ये अनिश्चित है। तो जिस स्थान पर संख्या निश्चित होते हुए भी अनिश्चित बनी रहे उसे क्या कहा जाता है, बीप्सा कहा जाता है। तो यहाँ फिर से देखिएगा, क्रमवाचक संख्या होती है जिसमें क्रम दिखाया जाता है 1, 2, 3, 4 और 5। फिर आवृत्तियाँ होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। आवृत्ति में दुगुना, तिगुना, चौगुना ऐसा आता है। फिर समूह यानी जोड़ा, यानी जो समूह में है दोनों, तीनों, चारों, पांचों, और बीप्सा में इस प्रकार की स्थिति होती है। यानी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आपके ये 4 उपभेद और आते हैं। अब आता है अनिश्चित संख्यावाची। यानी निश्चित संख्या के बाद क्या आ जाएगा, अनिश्चित, जो अपने विशेषण की अनिश्चित संख्या का बोध कराए। अब अनिश्चित संख्या में जैसे आ जाएगा कुछ आदमी। कभी क्या होता है, निश्चित संख्या का बहुवचन कर दिया जाए तो भी अनिश्चित बन जाता है। जैसे आ जाएगा हजारों लोग। आप क्या कहेंगे, स्टेशन पर हजारों लोग खड़े थे। हजार संख्या तो निश्चित है, लेकिन उसका बहुवचन किया गया है, अनिश्चित बना दिया गया है। कभी संख्या को 2 बार कर देते हैं, 100, 200 रुपए, 100, 200 रुपए। तो कुछ आदमी, बहुत भीड़, आप क्या कह सकते हैं, स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। अब भीड़ में लोग ही होंगे, लेकिन उनकी संख्या आपको पता नहीं है। तो जिन्हें गिना जा सके, चाहे वो निश्चित हो और चाहे अनिश्चित हो, वो संख्यावाची विशेषण में आएंगे। अगर उस गिनने वाली वस्तु से पूर्व कोई निश्चित संख्या लगी है तो निश्चित संख्यावाची, और कोई अनिश्चित संख्या का बोध है तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आता है।
फिर आता है परिमाण। जो परिमाण होता है, परिमाण को मात्रा भी कहते हैं। वाची विशेषण यानी जो अपने विशेष्यों के परिमाण का यानी मात्रा का बोध कराते हैं। यह ध्यान रखिएगा, संख्या और संज्ञा के बीच में कोई शब्द जरूर होगा, मीटर, लीटर, किलोमीटर, इस प्रकार की कोई चीजें जरूर होंगी। परिभाषा क्या है? वे विशेषण जो अपने विशेष्यों के निश्चित या अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। तो यहां से भी सिद्ध हो गया। एक चीज याद रखिएगा, यहां पर नाप तौल की वस्तुएं रहती हैं, यानी वहां पर एक सजीव प्राणी या ऐसी चीजें होती हैं और यहाँ पर नाप तौल की चीजों का बोध कराया जाता है। और इसके भी दो भेद हैं, एक निश्चित है, एक अनिश्चित है। यानी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो कुछ पहले निश्चित परिमाण लिख लेते हैं, फिर अनिश्चित लिख लेते हैं, और फिर आपको एक महत्वपूर्ण बात भी बता देते हैं। अब देखिएगा, ये निश्चित परिमाण है, जैसे आएगा 5 लीटर दूध, 4 किलो गेहूं, पिछली बार अभी वीडियो के एग्जाम आया था, 4 गज मलमल, एक कपड़ा होता है, इसकी नाप होती है। आप कह सकते हो कि यहाँ से कोई भी स्थान, ABCD कोई स्थान 10 किलोमीटर दूर है। ऐसे कैसे? रोहन ने आज 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो 5 किलोमीटर यानी संख्या के बाद लीटर या मीटर आदि का बोध किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं अनिश्चित परिमाण। यानी यहाँ निश्चित संख्या नहीं होगी। जैसे आपने लिखा थोड़ा दूध, अब कोई नाप तो है नहीं, लेकिन फिर भी दूध जो है नापने की ही चीजें हैं। अधिक गेहूं, अधिक गेहूं, जैसे कह सकते हैं उसने बहुत सा गेहूं खरीदा, बहुत अधिक गेहूं खरीदा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, निश्चित परिमाण अनिश्चित परिमाण में क्या फर्क है? संख्या के आगे लीटर मीटर यहाँ नहीं लगा है, थोड़ा अधिक लिखा है, और यहाँ संख्या के आगे लीटर और मीटर शब्द लगा। अब अति महत्वपूर्ण बात पे जाइएगा, जो परीक्षा में आपको भ्रमित कर सकता है। हम आपको यहाँ ये दिखाने जा रहे हैं कैसे अनिश्चित संख्या होते हुए भी वो कहीं और बदल जाती है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अनिश्चित परिमाण को हम बदलने जा रहे हैं अनिश्चित
संख्यावाची में। इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखने की समझने की आवश्यकता है। कोई भी वाक्य या शब्द या जो विशेषण अनिश्चित परिमाण में प्रयोग किया गया है वह विशेषण अनिश्चित संख्या में कैसे हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण में आए हुए विशेष या विशेषणों का या दोनों का बहुवचन कर दिया जाए तो वे निश्चित परिमाण से अनिश्चित संख्यावाची हो जाते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे लिखा कुछ कपड़ा। अगर आपने दुकान से कहा कि कुछ कपड़ा लेना है तो क्या प्रश्न होगा, कितना? भाई कुछ कपड़ा तो कितना, 1 मीटर 2 मीटर। अब देखिए इसको करते हैं, कुछ कपड़े, यानी यहां कपड़ा का बहुवचन कर दिया गया और कपड़े, कुछ कपड़े। अब ये अनिश्चित संख्या हो गई। कुछ कपड़े तो होगा कितने, गिनो। जब हम प्रेस वाले को कपड़े प्रेस करने के लिए देते हैं तो कहते हैं 2 कपड़े हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, गिनते हैं। यानी यहाँ नाप तौल की चीज़ों को गिना गया। इस प्रकार से अनिश्चित परिमाण हो गया। अब जैसे आ जाएगा थोड़ा कपड़ा, यहाँ आ जाएगा थोड़े कपड़े। यानी पहले हमने एक को बहुवचन बनाया, अब दोनों को बहुवचन बनाया। अर्थात फिर से ध्यान रखिएगा, संख्यावाची अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण में आए हुए विशेषों का यदि बहुवचन कर दिया जाए तो वे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में चले जाते हैं। यहां पर हम आप लिख भी देते हैं आपके लिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आए हुए शब्दों का बहुवचन कर दिया जाए बहुवचन कर दिया जाए तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाता है। इस बात को अपने मन में बहुत ढंग से समझ लीजिएगा, इसलिए हम इसे हाईलाइट भी कर देते हैं। इस बात को आप नोट कर लें। क्या लिखा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आए हुए शब्दों का बहुवचन कर दिया जाए तो अनिश्चित संख्यावाची से तो वे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कुछ कपड़ा, तो कहेंगे कितना, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर। कुछ कपड़े तो कितने, 1 2 3 4 गिने गए। इसमें आया थोड़ा कपड़ा तो कितना, मीटर 2 मीटर। थोड़े कपड़े कितने, तो वही कपड़ा जब हम खरीदते हैं तो परिमाण का बोध कराता है और उसी से कोई सिलवाते हैं या प्रेस कराते हैं। तो जब हम धोबी से कपड़े प्रेस कराते हैं तब हम कितना कपड़ा नहीं, कितने, इसलिए वो पर पीस के हिसाब से हमसे पेमेंट लेता है।
बेचने वाला क्या करता है कि प्रति मीटर के हिसाब से पेमेंट लेता है, परिमाण है, और प्रेस वाला प्रति पीस के हिसाब से पेमेंट लेता है, वो संख्या है। तो अगर कुछ कपड़े में कौन सा विशेषण है तो इसे आप अनिश्चित परिमाण न कह करके अनिश्चित संख्यावाची कह देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। अब लास्ट में जो आता है सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा क्या होगी? जब कोई विशेषण किसी संज्ञा के पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करने लगे, तब उसे सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब ध्यान दो, जब आपने विशेषण पढ़ा था तो क्या लिखा गया था? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे होता है, संज्ञा के साथ में नहीं होता है। जैसे अगर यहां लिखा जाए राम ईमानदार है, अब राम क्या है? एक संज्ञा है, आप संज्ञा हटा दो, आप लिखो वह ईमानदार है। आपने क्या लिखा? वह ईमानदार है। तो यानी यहां पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है, अतः ये सर्वनाम है। लेकिन इसको संज्ञा के साथ में लिख दो, वह राम है, अब ये वह शब्द आया, अब ये विशेषण है, अब ये विशेषण है। फिर से समझ लो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम को संज्ञा की जगह आना चाहिए। आप कहोगे राम अच्छा है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम शब्द हटा दो, वह अच्छा है, तो राम के स्थान पे क्या आया? वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन वह राम के साथ में आ जाए, अब वो सर्वनाम नहीं है, अब वो इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। वह राम का वह घर राम का है, यह पुस्तक तुम्हारी है। ये गांव
मोहन का है। अब यहाँ पर जो शब्द आया है वह एक घर की विशेषता है, यह एक पुस्तक की विशेषता है, ये एक गांव की विशेषता है। यहाँ पर आपने देखा ये जो सर्वनाम है ये संज्ञा के साथ में है। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज किया जाता और ये कहा जाता वह राम का घर है, अब इस वह का प्रयोग घर के लिए हुआ है, घर के जगह पे हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं वह और घर एक साथ है, अतः ये सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, यानी संज्ञा हटा दी जाए और सर्वनाम लाया जाए। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम अगर एक साथ प्रयोग कर दिए गए तब उसे हम सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हमने आपको विशेषण के जो चारों रूप थे, चाहे वो गुणवाचक विशेषण हो, चाहे वह संख्यावाचक और उसके अनेक रूप हों, चाहे वो परिमाण और उसके अनेक रूप हों, और इसके बाद लास्ट में आता है सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार विशेषण के चारों रूप आपको बताए गए। अब आता है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं, और विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जो आपको बताएगी। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों अवस्थाएं कौन हैं? यहां रखिए, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं बच्चा हैं 3। पहली है मूल अवस्था, फिर होती है उत्तरावस्था, और फिर उत्तमावस्था। इनको समझना बहुत जरूरी है। विशेषण वाले शब्द को मूल अवस्था से इन अवस्थाओं में ले जाने के लिए आपको करना क्या होगा? जो करना होगा वो चीज आप समझिएगा। मूल अवस्था के शब्द को अगर उत्तरावस्था में लाना है तो उस शब्द से पहले या उपसर्ग का प्रयोग करें या प्रत्यय का, तर प्रत्यय का प्रयोग करें। यानी शब्द से पहले या उपसर्ग का, कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे? से। या तो से उपसर्ग का प्रयोग करें या तर प्रत्यय का प्रयोग करें। अगर इसी शब्द को हमें उत्तमावस्था में लाना है तो शब्द से पहले उपसर्ग का या शब्द के बाद तम प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो शब्द से पहले या तो आप सबसे उपसर्ग का प्रयोग करें या आप तम प्रत्यय का प्रयोग करें। इस बात को समझ लीजिएगा, किसी भी शब्द को जो मूल अवस्था पे है इसे उत्तरावस्था में लाने के लिए या उपसर्ग का प्रयोग करते हैं या प्रत्यय का, दोनों का नहीं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय लगता ही नहीं है, सिर्फ उपसर्ग लगता है। जैसे देखो, शब्द अगर आता है सुंदर, शब्द आया सुंदर। अब सुंदर शब्द विशेषण की मूल अवस्था है, लाइए इसे उत्तरावस्था में, तो क्या कहोगे? से सुंदर। क्या लिखेंगे आप? से सुंदर। या क्या लिख सकते हो? सुंदरतर। या तो लिखो से सुंदर
या लिखो सुंदरतर, दोनों चीजें नहीं लिख सकते। अब लिखिएगा सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, या आप क्या करेंगे सुंदरतम, सुंदरतम, या सबसे सुंदर या सुंदरतम। अब जैसे यहां लिखा प्रिय, मूल शब्द क्या है प्रिय, प्रिय शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी, या तो लिखोगे से प्रिय, या लिखोगे प्रियतर, या यहां क्या लिखेंगे सबसे प्रिय, या क्या लिखोगे प्रियतम, सबसे प्रिय या प्रियतम। अब शब्द जैसे आया अधिक, क्या लिखेंगे से अधिक, या अधिकतर, या सबसे अधिक, या अधिकतम। इसी प्रकार से कई ऐसे शब्द हो सकते हैं जैसे महत, से महत, या महत्तर, सबसे महत या महत्तम। ऐसे आ जाता है लघु, इसको क्या करेंगे से लघु या लघुतर, सबसे लघु या लघुतम। ऐसे हजारों शब्द होते हैं, लेकिन अब हम आपको वे शब्द दिखा रहे हैं जहां पर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब जैसे लिखा है लाल, अब इसको यहां लाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा से लाल, यहां सबसे लाल, सबसे लाल। अब इसे लाल तर या लाल तम नहीं कहा जा सकता। लाल शब्द की उत्तरावस्था उत्तम अवस्था में प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ उपसर्ग का। अब एक शब्द बहुत ही अच्छा आता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द अपने आप में श्रेष्ठ है, इसमें कोई अवस्थाएं नहीं होती, ये हर अवस्था में श्रेष्ठ रहता है। फिर भी अगर आपको बदलना है तो आप लिखेंगे से श्रेष्ठ, या लिखेंगे सबसे, या सर्वश्रेष्ठ, या सबसे श्रेष्ठ, या सबसे सर्वश्रेष्ठ। इसमें श्रेष्ठतम या श्रेष्ठतर शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर कहीं लिखा है कि यह पुस्तक श्रेष्ठतम है, ये वाक्य गलत है। श्रेष्ठ शब्द के आगे प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ इनके आगे उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब जैसे लिखा है हरा, ये हरा तर हरातम नहीं होगा, यानी यहां क्या आप लिख लीजिएगा इनके आगे प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। ये चीजें नोट करने योग्य हैं, जो आप नोट कर लिया करिए। अब यहां क्या ध्यान रखना है, शुरू में बताया गया था कि हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भाग हैं, सब एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अब देखिए आपको कुछ खास बातें बताने का वक्त आ गया है। अगर कभी कोई पूछे कि विशेषण की उत्तरावस्था में कौन सा कारक होता है, आपका जवाब क्या होगा। किसी भी शब्द यानी कोई भी विशेषण की उत्तरावस्था में कौन सा कारक होगा। कारक 8 हैं, इनमें से कौन सा कारक यहां होना चाहिए। अब जैसे सुंदर से सुंदर, तुलना हो गई ना, से सुंदर। अगर कहा जाए रीना बीना से सुंदर है, अगर शब्द रीना बीना से सुंदर है, अलगाव दिखाया गया, अलग हुई, फर्क आया, तो कौन सा हो जाएगा, यहां अपादान कारक होता है, अपादान कारक। यानी विशेषण की
उत्तरावस्था में अपादान कारक होता है। अब आते हैं विशेषण की उत्तमावस्था में कौन सा कारक होता है। लिखा है सबसे सुंदर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, चूंकि हिंदी एक भाषा है या जो भी भाषाएं होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि कहा कुछ और जाता, समझा कुछ और जाता। हिंदी में एक चीज आती है अनुतान। अनुतान का मतलब होता है किसी भी शब्द को धीरे से कहने पर और जोर से कहने पर उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे एक शब्द है अच्छा, अगर इस अच्छा शब्द का प्रयोग धीरे से किया जाए तो इसका मतलब ठीक। आपने कहा खाना अच्छा बना, इसका मतलब खाना अच्छा बना, ठीक बना, बढ़िया बना। अब इसी शब्द का प्रयोग तेज से हो अच्छा, तो इसका मतलब ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से अनुतान क्या कहता है, उसी शब्द के उच्चारण के जो तरीके हैं, ये उच्चारण का तरीका उस शब्द के अर्थ को नेगेटिव कर देता है। तो शब्द तो यहाँ सबसे सुंदर, लेकिन रियल में वो सबसे सुंदर नहीं, सब में सुंदर होता है। हम आपसे अलग हो सकते हैं, सबसे अलग कैसे हो सकते, धरती ग्रह के ही तो प्राणी है। तो ये होना चाहिए सब में सुंदर। सबसे क्या, धरती के बाहर सुंदर, मंगल ग्रह पे है, तो सब में सुंदर हैं। और सब में शब्द स्थान का बोध कराता है। इस प्रकार से यहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक, इस चीज को कहीं नोट कर लीजिएगा कि विशेषण की उत्तरावस्था में अपादान कारक और उत्तमावस्था में अधिकरण कारक होता है। तो इस प्रकार विशेषण के सभी स्वरूप से आपको अवगत कराया गया। अब कुछ शब्द हम बताते हैं कि इनका विशेषण आप कैसे बनाएंगे, यानी किस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम से विशेषण का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। जैसे शब्द लिखा है वन, ये शब्द है और इस शब्द से आपको क्या बनाना है, आपको विशेषण बनाना है। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, वन शब्द का विशेषण क्या होगा। तो वन शब्द का विशेषण बताओ। जैसे लिखा है जंगल, पुस्तक, इतिहास, भूगोल, पुष्प, निर्माण, गांव, शहर, घर। अब ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों से आपको विशेषण बनाना है। कैसे इनसे विशेषण बनाओगे, तो प्रत्यय लगा के विशेषण बन जाता है। जैसे वन का विशेषण होगा वनैला या वन्य। विशेषण वह शब्द होता जिससे किसी की तुलना की जाए। वन से किसी की तुलना नहीं होगी, वन्य से या वनैला से होगी। जंगल का क्या होगा, जंगली। पुस्तक का पुस्तकीय। इतिहास का ऐतिहासिक। भूगोल का भौगोलिक। पुष्प का पुष्पित। निर्माण का निर्मित। गांव का ग्रामीण। शहर का शहरी। घर का घरेलू। इस प्रकार से बहुत से पूज्य का पूज्य होता है,
आदर का आदरणीय हो जाता है। ऐसे शब्दों के विशेषण बनाने होते हैं, इनका अभ्यास करें। मूल शब्द के अंत में कोई न कोई प्रत्यय लगा करके उसे विशेषण के योग्य, विशेषता बताने के योग्य बना दिया जाता है। अब देखते हैं कुछ शब्द हम वाक्य लिखते हैं, परीक्षा में जैसे आता है। देखिए क्या पूछा जाएगा। पिछले वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण अधिक पैदावार हुई। अधिक पैदावार हुई। पिछले वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण अधिक पैदावार हुई। पूछा जाएगा इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई विशेषण होगा तो उसका विशेष्य भी होगा। अगर कोई विशेषता बता रहा होगा तो वो भी कोई वस्तु होगी इसकी बताई जा रही होगी। वर्ष, वर्ष कैसा है? पिछला है। वर्षा कैसी है? अच्छी है। और पैदावार कैसी है? वो अधिक है। यानी यहाँ पर 3 विशेषण हैं और 3 विशेष हैं। एक और देखते हैं। मोहन का नौकर चालाक एवं लालची है। कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं? मोहन का नौकर चालाक भी है और लालची भी है। ध्यान दीजिएगा, विशेषता केवल नौकर की है। नौकर कैसा है? चालाक है। नौकर कैसा है? लालची है। लेकिन नौकर किसका है? मोहन का है, विशेषता भी है। मोहन का नौकर। तो इस प्रकार से 1 विशेष और 3 विशेषण। एक और देखते हैं। अच्छा बालक मोटी पुस्तक। अच्छा बालक मोटी पुस्तक प्रतिदिन पढ़ता है। अच्छा बालक मोटी पुस्तक प्रतिदिन पढ़ता है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं? अब इसमें जरा आपको सावधानी की जरूरत है। आपसे विशेषण पूछा गया, विशेष्य पूछा गया, कुछ और नहीं पूछा गया। यहाँ पर बालक की क्या विशेषता है कि वो अच्छा है। पुस्तक की क्या विशेषता है कि वह मोटी है। लेकिन पढ़ना है, पढ़ना कैसा है? प्रतिदिन है। अब देखो बेटा, पढ़ना एक क्रिया है। अब क्रिया के आगे आने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। ये बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिएगा। विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता और किसी की नहीं। क्रिया की बताएगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार जो प्रतिदिन शब्द है ये क्रिया विशेषण है, इसे हटा दो तो आप कहेंगे कि 2 विशेष और 2 विशेषण। इस प्रकार आप अपने घर में खूब अभ्यास करें और उस अभ्यास करके चीज़ें देखें कि किस तरीके से विशेष विशेषण को आप पहचानते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही सरल हो जाएंगी। तो इस प्रकार विशेषण के संबंध में सभी चीज़ों से आपको अवगत कराया गया जो विगत वर्षों में पेपर में आए हुए हैं और आने वाले समय में पेपर में
आ सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज की अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।